क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू है। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। स्टार्ट कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट? बढ़िया। पिछला लेक्चर आप रिवाइज करके आए हैं? पिछला लेक्चर आप रिवाइज करके आए हैं क्या? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज हम क्या करने जा रहे हैं? ये होगा हमारा डी वाला पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एसी विथ एलसीआर। क्या मतलब है एलसीआर का? हम एसी को लगाने जा रहे हैं इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के साथ इन सीरीज। ठीक है, यानी कि इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा और इन तीनों के साथ एसी को ऐसे कनेक्ट करेंगे। एल सी आर। इस चीज को आज हमें स्टडी करना है। पंगा क्या है मैं आपको बताता हूं। पंगा ये है कि जो ईएमएफ यहां पे लगेगा वो तो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो आपको पहले से ही पता है। परंतु सीरीज में आप ये बहुत अच्छी सी तरह से जानते हैं कि सेम करंट will flow through LCR। सीरीज में हर किसी से सेम करंट फ्लो होता है, पर पंगा कहां होगा आप जानते हैं? पंगा होगा फेज में। क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो ईएमएफ करंट से लीड करता है फेज के मामले में। जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो करंट ईएमएफ से लीड करता है फेज के मामले में। रजिस्टर बेचारा सबसे अच्छा बंदा है, उसमें करंट और ईएमएफ दोनों सेम रहते हैं, बराबर। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें यह चीज को स्टडी करना है कि अगर आप एक एसी को एलसीआर के साथ कनेक्ट करते हो, अगर आप एक एसी को किसके साथ कनेक्ट करते हो क्लास? एलसीआर के साथ, वो भी सीरीज में लगे हुए हैं एलसीआर, तो ये चीज कैसे हैंडल होगी? क्योंकि इंडक्टर में हमें क्या पता है? इंडक्टर में हमें पता है, जिसको एल बोलते हैं, ईएमएफ लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। और कैपेसिटर में हमें क्या पता है, जिसको हम सी बोल रहे हैं, हमें क्या पता है? करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाय 2। रजिस्टर में तो आप जानते हैं कि दोनों के दोनों सेम फेज में होंगे। इस चीज को टैकल करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक फेजर डायग्राम। अब आप सोचेंगे सर ये क्या नई बला है? फेजर डायग्राम कोई नई बला नहीं है। बस फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम सारे के सारे फेजेस को बना सकते हैं, प्लस उस फेजर डायग्राम की मदद से हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली ऐसा होता है, पर इस चीज को हम कैसे हैंडल करें हमें वो देखना पड़ेगा। प्लस प्लस पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि एक इंडक्टर एक्सेल नाम का ऑपोजिशन, रेजिस्टेंस करंट को देता है। एक कैपेसिटर एक्सी नाम का ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस एसी को देता है, और एक रेजिस्टेंस आर नाम का देता है, रजिस्टर आर नाम का रेजिस्टेंस देता है। अब
तीनों के तीनों बंदे एक ही जगह पे लगा दिए गए, मतलब इन तीनों को मिला के कुछ लगेगा। इंडक्टर एक्सएल लगाएगा, कैपेसिटर एक्सी लगाएगा, रेजिस्टेंस आर लगाएगा, तीनों मिलके करंट को रोकने की कोशिश करेंगे। जब तीनों मिल जाते हैं तो उसको Z बोला जाता है, यानी कि इंपीडेंस। Z इंपीडेंस, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। Z के बारे में चर्चा तब की जा सकती है जब हमें फेजर डायग्राम बनाना आएगा। एक बार फेजर डायग्राम बन जाए उसके बाद हम चीजें आसानी से कर लेंगे। याद रखिए, अगर मैंने यहां पे लिखा है सेम करंट विल फ्लो थ्रू एलसीआर, मतलब मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात करना चाहता हूं, करंट का मैग्नीट्यूड, फेज नहीं। इंडक्टर में करंट का फेज इसके मुकाबले अलग है, कैपेसिटर में फेज अलग है, रजिस्टर में फेज सेम है। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं। आ रही है आपको बात समझ में? अब सीरीज में आप ये बात भी तो जानते हैं कि सबके अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो बट जाती है। यहां पे अगर ई एल वोल्टेज है तो यहां पे ईसी होगा और यहां पे ई आर होगा। ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बराबर है? तो पंगा बहुत सारा है। पंगा ये है कि जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस आएगा उस वोल्टेज का और इंडक्टर से बहने वाले करंट का फेज कुछ अलग है। जो वोल्टेज कैपेसिटर के पास आएगा उसका और करंट का संबंध अलग है। ऐसी चीजों को हम हैंडल कैसे करें? फेजर डायग्राम बना के। क्या किसी को प्रॉब्लम समझ में आ रही है? गिव मी अ यस और नो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों हम डायरेक्टली चीजों से बात नहीं कर सकते, हमें फेज के मद्देनजर बातें करनी पड़ेंगी? बहुत ही बढ़िया। इंपीडेंस के बारे में मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की, बस मैंने ये बोला है कि इन तीनों को मिला के इंपीडेंस बनता है। ठीक है, चलिए फेजर डायग्राम की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप क्या करें, आप एक्स एक्सिस बनाएं। मैं थोड़ा एक, हाँ, आप क्या करें, सबसे पहले आप बनाएं एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे आप ऐसा मान लें कि आप करंट को रख रहे हैं, करंट के वेक्टर को रख रहे हैं। जैसे ही मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस पे करंट का वेक्टर है तो लोगों के दिमाग में डाउट आता है, सर करंट वेक्टर थोड़ी होता है। मैंने ये नहीं कहा कि करंट वेक्टर होता है, हम यहां पे ऐसा मान रहे हैं कि करंट वेक्टर फेजर डायग्राम बनाने के लिए। और उसको कहां रखा गया? उसको एक्स एक्सिस पे रखा गया। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप वोल्टेजेस बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल ध्यान से देखना मैं वोल्टेजेस कैसे बनाऊंगा। ठीक है, ये है वोल्टेजेस बनाने का तरीका। ये है ई आर, ये है ई एल और ये है ई सी। जो भी रेड कलर के वेक्टर्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे रेड कलर्स के वेक्टर ईएमएफ को दर्शाते हैं। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया इस डायग्राम में? सबसे पहले आपने नोटिस किया कि ई आर
and I are parallel। दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना, दोनों पैरेलल है ना। हमने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। दोनों के बीच में क्या जीरो है? फेज डिफरेंस जीरो, यानी कि दोनों के दोनों सेम फेज में है। जब ईएमएफ और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं तो उन दोनों के वेक्टर्स को आप एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। अगली चीज आप क्या नोटिस कर रहे हैं? ईएल एंड आई आर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच में π/2 का एंगल है। और अगर आप अच्छी तरह से डायग्राम को वापस देखेंगे तो EC एंड I आर परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच में वापस 90 डिग्री का एंगल। परंतु अगर आप एक और चीज ध्यान से नोटिस करें तो आपको क्लिक होगा कि जो EL वेक्टर है वो पॉजिटिव हाफ में बनाया गया है और जो EC वेक्टर है वो नेगेटिव हाफ में बनाया गया। डायग्राम में आपके सामने वापस पेश कर रहा हूं, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। यहां पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि π/2 का एंगल आप यहां पे देख सकते हैं, आप यहां से भी देख सकते हैं π/2 का एंगल। हर एक चीज का महत्व है। क्या महत्व है? EL परपेंडिकुलर क्यों बनाया गया? I के रिस्पेक्ट में इसलिए बनाया गया क्योंकि EL और I के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए फेज के मामले में। पर EL ऊपर क्यों बनाया गया? EL ऊपर इसलिए बनाया गया क्योंकि EL जो है वो लीड करता है I को। जो चीज लीड करती है जिसके मुकाबले उसको ऊपर बनाना है। EC को नीचे क्यों बनाया गया? क्योंकि EC लैग्स I और I लीड्स EC। ऐसा भी बोला जा सकता है कि EC I से लैग करता है या I EC को लीड करता है। तो I के मुकाबले EC को नीचे इसलिए बनाया गया ताकि हम ये दर्शा सकें कि वो I से लैग करता है कितने से? π/2 से। और यही तीन चीज मिला के आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। एज सिंपल एज दिस। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? डन। नथिंग सीरियस। कुछ सीरियस नहीं है। कौन सी चीज कहां बनाई गई है, बस उस चीज का हिसाब आपने रखना है। बोलिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है EL ऊपर क्यों बना? क्या आपको समझ में आ रहा है EC नीचे की तरफ क्यों बना? क्या आपको समझ में आ रहा है ER को I के ऊपर क्यों बनाया गया? क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में π/2 का एंगल किस लिए दिया गया? ऊपर होने का महत्व क्या है, नीचे बनाने का महत्व क्या है? फेजर डायग्राम क्या आपका तैयार है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। जब भी आप फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आप किस चीज की उम्मीद करते हैं? आप फेजर डायग्राम से निकालने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम EMF, यानी कि E0 की वैल्यू। क्या निकालने की कोशिश करेंगे आप? किसकी वैल्यू? E0 की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे विथ द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम E0 ही क्यों निकालना चाहते हैं? वाई वी वॉन्ट टू कैलकुलेट E0? हम E0 क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि यार E0 जो चीज है, E0 जो चीज है वो मैक्सिमम EMF होगा जो आपके तीनों लोगों से पास हो रहा होगा। क्या होगा? मैक्सिमम EMF जो तीनों लोगों से पास हो रहा है, मतलब L से भी, R से भी और C से भी।
इसलिए हम ई नॉट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ई नॉट हमारे फेजर डायग्राम में रिजल्टेंट का रोल प्ले करेगा। किसका रोल प्ले? रिजल्टेंट का। तो किसी भी डायग्राम में रिजल्टेंट कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। ध्यान से देखिए, ये है रिजल्टेंट और इसको बोला जाएगा ई नॉट। क्या है ये? रिजल्टेंट की तरह दिख रहा। अभी भी अगर आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठी तो आपने 11th स्टैंडर्ड का स्केलर्स एंड वेक्टर्स शायद कच्चा रह गया आपका। क्या होता था पता है? एक वेक्टर होता था आपके पास इस तरह से, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये उसका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बोला जाता था आर एक्स, इसको बोला जाता था आर वाई, और ये दोनों के बीच में एंगल फाई, अगर आपको याद आएगा तो। और अगर आपको बोला जाता था कि रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू कितने की होगी तो आप क्या करते थे? कैसे निकालते थे? अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। ये हो गया आपका रिजल्टेंट, अगर किसी को याद आएगा तो। ऐसे निकाली जाती थी रिजल्टेंट की वैल्यू 11th स्टैंडर्ड के अंदर। अब जरा हमारा डायग्राम जरा मैच करके देखना। हमारे डायग्राम में यहां पे है ई एल, यहां पे है ई आर, और यहां पे है नीचे की तरफ ई सी। हमें तो 11th स्टैंडर्ड में दो वेक्टर का मिलके रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला सिखाया गया। अभी हमारे पास तो दो नहीं, हमारे पास तो तीन वेक्टर है और उसको मिला के ई नॉट निकालना है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ई नॉट ऐसे लिख देंगे तो बन जाएगा, वो लोग गलत सोच रहे हैं। अगर डायरेक्ट ऐसा करना होता तो इतनी बकवास फेजर वेजर क्यों बना रहे होते? भूलिए मत, आप जब फेजर बना रहे हैं तो आप उनको वेक्टर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ऐसा करना गलत बात मानी जाएगी। तो पहला पंगा तो यह है कि सर, हमें जरूर सिखाया गया है कि दो लोगों का मिलके रिजल्टेंट कैसे निकालते। जैसे अगर सिर्फ ई आर और ई एल होता तो मैं डायरेक्टली ई नॉट की वैल्यू लिखता अंडर रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल का स्क्वायर, काम खत्म हो जाता। पर क्या यहां पे ऐसा है? नहीं, यहां पे तीन लोग हैं। इंडक्टर का वोल्टेज है, रजिस्टर का वोल्टेज है, कैपेसिटर का वोल्टेज है। तीनों का मिलके ई नॉट रिजल्टेंट आना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे? क्या हमें सिखाया गया? नहीं सिखाया गया। वो हमें अभी सीखना है। डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते जो आप बचपन में करते थे, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि ईएल का और करंट का संबंध अलग है, ईसी का और करंट का संबंध अलग है, ई आर का और करंट का संबंध अलग है। अगर इन तीनों का करंट के साथ संबंध अलग अलग है तो हम इन तीनों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जो आप रेगुलर जगहों पे कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप रेगुलरली कहीं कोई एग्जाम्पल चेक करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, यहां पे एक रजिस्टर है, और ये आपने एक बैटरी लगा दी यहां पे इन तीनों रजिस्टर के साथ। समझिए आपने बैटरी लगा दी यहां पे 60 वोल्ट की। ये रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर आर है, ये रजिस्टर आर है। तो कॉमन सेंस है, तीनों रजिस्टर अगर सेम होंगे तो तीनों रजिस्टर्स में 20-20 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, और तीनों रजिस्टर्स में आपको जो करंट फ्लो मिलेगा वो सेम मिलेगा। अब अगर किसी ने आपसे पूछा
कि यार टोटल वोल्टेज जरा बताना मुझे, तो आप बोलोगे सिंपल है, क्या करना है, ER करो प्लस ER करो प्लस ER करो, 20 प्लस 20 20 20 करो, 60 आंसर आ रहा है, ये लो आपका फाइनल आंसर आ गया, खत्म कहानी। कैसे कर पाए आप ऐसे कैसे कर पाए? आपने कैसे डायरेक्टली ऐड कर दिया? आपने कैसे कुछ नहीं सोचा? रजिस्टर का संबंध करेक्ट के साथ, इस रजिस्टर का संबंध करेक्ट के साथ, इस रजिस्टर का संबंध करेक्ट के साथ सेम है, बिल्कुल सेम है। इसलिए आप डायरेक्टली इनके अक्रॉस के वोल्टेजेस को ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। यह करना पॉसिबल है अगर आपका और तीनों लोगों का करंट के साथ संबंध सेम हो। पर हमारे पास जो तीन लोग हैं, पहली बात तो वो तीनों रजिस्टर नहीं है, दूसरी बात तीनों अलग अलग होने के साथ साथ तीनों लोगों का संबंध करंट के साथ अलग अलग है। तो अगर हमें नेट वोल्टेज यानी कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी पता करनी है, जिसको हम रिजल्टेंट वोल्टेज मान के चल रहे हैं, तो डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, नहीं किया जा सकता, क्या करना पड़ेगा, वेक्टर बना के ऐड करो। पर वेक्टर बना के ऐड करने में तुमने हमें सिखाया थोड़ी है कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। भाई तुमने तो बचपन में सिखाया 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। मतलब हमें पता है कि डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म की मदद से ऐड करना है, पर हमें यह नहीं पता है कि 3 वेक्टर को कैसे ऐड करना है। वो अभी हम सीखेंगे। क्या किसी को मुद्दा समझ में आ रहा है? ओ जी, मैं क्या, किसी को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द प्रॉब्लम्स व्हाट वी हैव? फेजर डायग्राम बना के नई प्रॉब्लम आ चुकी है। समझिए, ये एंगल फाई है और ये जो फाई एंगल है उसको बोला जाएगा क्या, रिजल्टेंट फेज। व्हाट इज रिजल्टेंट फेज? तीनों का मिला के क्या फेज आएगा, तीनों का मिला के। अभी अकेला अकेला फेज पूछेंगे तो सब बताएंगे, पर तीनों का मिला के क्या फेज आएगा वो भी तो बताना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फेज। अगर स्केलर्स एंड वेक्टर बचपन में पढ़ा है तो इस फाई को बोलते हैं रिजल्टेंट एंगल, वैसे ही मैं इसको बोलूंगा रिजल्टेंट फेज। शुरू करूं, शुरू करूं कि नहीं करूं? क्या आपको मुद्दा समझ में आ रहा है? करूं चालू? ठीक है, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। सिंपल है, सिंपल है, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तुम्हें खुद को समझ में आएगा। केस 1, केस 1 डायग्राम आपके सामने, यहां पे EL है, यहां पे ER है और यहां पे EC है, बराबर है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तुम्हें EL और EC दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं कि नहीं लगते? EL एंड EC आर ऑपोजिट, बराबर है। 11वीं क्लास में तुम्हें क्या बताया गया, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या करना चाहिए? बोलो, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या 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 करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? दो वेक्टर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया, दे दे कैन बी सबट्रैक्टेड। स्वप्ना, विश्वकर्मा, अगर दोनों वेक्टर सेम होंगे तो सबट्रैक्ट करके आंसर 0 आएगा ना बेटा। आपको किसने कहा कि EL EC के बराबर है? किसी ने कहा? नहीं कहा, है ना। इतना तो तय है ना कि सबट्रैक्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबट्रैक्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं? सबट्रैक्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना, EL माइनस EC कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ऐसा भी तो हो सकता है कि EC माइनस EL कर दिए। क्या बोलते हो? दोनों पॉसिबल है ना। अच्छा, आप पहला वाला केस कब करोगे?
आप पहला वाला केस कब चूज करने के पीछे जाओगे, क्या लगता है आपको? जब ईएल की वैल्यू ज्यादा होगी ईसी से। कॉमन सेंस है ना? बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे, नहीं छोटे को बड़े में से माइनस करेंगे। और आप दूसरा वाला कब चूज करेंगे? जब ईसी बड़ा होगा ईएल से। देखिए देखिए, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम है। पहले तो पता चला कि भाई वेक्टर से सॉल्व करने का है, रिजल्टेंट मिलेगा, पर रिजल्टेंट मिलने के लिए हमें पता चला कि इन दोनों को सबट्रैक्ट करने का है। अब सबट्रैक्ट करने के भी दो तरीके हैं, तो क्यों ना केस 1 से शुरू किया जाए, अलग से केस बनाया जाए। मैं शुरू कर रहा हूं केस 1 से, और केस 1 में मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपका ईएल बड़ा है ईसी से, तो आपका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा? एक वेक्टर यहां बनाएं, एक वेक्टर यहां बनाएं, और यहां लिखें ईएल माइनस ईसी, और यहां लिखें ई नॉट, और ये हो गया आपका फाई। चेक कर लीजिए, ये जो वेक्टर यहां बनेगा वो उन दोनों को माइनस करने के बाद बनेगा। और ऊपर ही क्यों बना? ईएल माइनस ईसी वेक्टर ऊपर ही क्यों बना? क्योंकि ईएल बड़ा है, तो माइनस करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो ईएल की जगह पे आएगा। अच्छा सर, अगर केस 2 होता तो? सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। केस 2 होता तो ईसी ग्रेटर होता ईएल से, तो सर डायग्राम कैसे बनता? सर डायग्राम ऐसे बनता, यहां ईआर ले लो, नीचे एक वेक्टर ले लो, यहां लिखो ईसी माइनस ईएल, और ये आपका रिजल्टेंट, और ये आपका फाई। चेक कर लो भाई। सर ईसी माइनस ईएल नीचे क्यों बनाया? क्योंकि ईसी बड़ा है, माइनस करने के बाद जो बड़ा वेक्टर होगा उसके हिसाब से वेक्टर बनेगा। क्या अब हमारा डायग्राम दो वेक्टर में निपट गया? क्या अब हमारा डायग्राम दो वेक्टर में निपट गया? वैसा ही होता है विजय, रिजल्टेंट और पहले वेक्टर के बीच में ही एंगल बनता है। 11th स्टैंडर्ड स्केलर्स एंड वेक्टर में सिखाया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर और पहले वेक्टर के बीच में ही फेज एंगल बनाया जाता है, या रिजल्टेंट एंगल बनाया जाता है। ठीक है, पहला वेक्टर ईआर है, दूसरा वेक्टर ये है। कैसे रूपाली सिंह नेगेटिव कैसे आएगा? ईसी माइनस ईएल नीचे बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, इसका मतलब आपने फेजर ठीक से नहीं समझा। क्या फेजर डायग्राम बनाते वक्त मैंने आपको यह बोला कि मैंने ईसी इसलिए नीचे बनाया क्योंकि वो नेगेटिव है? डिड आई टेल यू लाइक दैट? क्या ये पढ़ाते वक्त मैंने आपको ऐसा बोला कि ईसी नीचे इसलिए बनाया क्योंकि ईसी की वैल्यू नेगेटिव है? बोलो मुझे सब लोग, मैंने इस बात का कभी भी जिक्र किया? ईसी नीचे की तरफ क्यों बनाया गया? क्योंकि वो नेगेटिव है? नहीं, वो लैग कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, फेज डायग्राम का और तुम्हारे पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। जो बंदे लैग करते हैं वो नीचे बनते हैं, जो बनते लीड करते हैं वो ऊपर बनते हैं। अच्छा, अब मुझे ये डायग्राम देख के बताओ, इस डायग्राम को देख के तुम्हारा क्या रिव्यू है रे? बताओ जरा मुझे, इस डायग्राम को देख के तुम्हारा क्या रिव्यू है? क्या तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है? ईएल माइनस ईसी जो है वो लीड कर रहा है, और यहां पे ईसी माइनस ईएल लैग कर रहा है। किसके हिसाब से? करंट के हिसाब से। वैसे हमारा वो बातचीत है ही नहीं। वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट डिड यू अंडरस्टैंड कि अभी हमारे पास 3 वेक्टर थे, अब हमारे पास 2 ही वेक्टर है। एक तो ईएल माइनस ईसी वेक्टर है और एक ईआर वेक्टर है, और दूसरा हमारे पास यहां पे ईसी माइनस ईएल वेक्टर है और ईआर वेक्टर है। हमने 3 वेक्टर से डायग्राम 2 वेक्टर में कैसे लेके आए, क्या तुम्हें यह समझा? 3 वेक्टर से डायग्राम 2 वेक्टर में आ गया, तुम्हें यह समझा कि नहीं समझा? कितने लोग को समझा? 3 वेक्टर से हम 2 वेक्टर में आ गए, समझा? अच्छा, अब मैं सिर्फ केस 1 सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ केस 1 सॉल्व कर रहा हूं। तो केस 1 में 2 वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई? कैसे लिखूंगा मैं? ई नॉट अंडर रूट ऑफ
ई आर का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। अजीब, मैं क्या किसी को ये फॉर्मूला समझा? किसी को समझा है फॉर्मूला कैसे आया? नहीं समझा तो थोड़ा ऊपर लेके जाओ क्या? थोड़ा ऊपर लेके जाओ। शायद 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 हाँ, देखा ये फॉर्मूला, देखा ये फॉर्मूला, देखा RX का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। क्या मैंने EL का स्क्वायर नहीं, ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर लिखा? कितने लोगों को समझा? कितने लोगों को समझा? डन डना डन, गोट इट है, आगे बढ़ू। अच्छा, कोई तो मुझे बताएगा ER क्या है रे बाबा? क्या होता है ER? अच्छा चलो, अगर अगर मैं तुम्हें साइड बाय साइड करूं, क्या कंफ्यूज नहीं होगे? केस 1 केस 2 साइड बाय साइड करूं? है हिम्मत है दोनों केसेस साइड बाय साइड देखने की? डू यू हैव द गट्स टू सी बोथ द केसेस साइड बाय साइड? कंफ्यूज नहीं होएगा तो करके दिखाता हूं, कंफ्यूज होएगा तो कोई मतलब नहीं है, करके दिखाऊं? अच्छा बता, इस वाले केस में ई नॉट क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, बता क्या आएगा? ई आर का स्क्वायर प्लस EC माइनस EL द होल स्क्वायर। समझा? बराबर है? बराबर है? अब देखना, अब देखना, ई नॉट बराबर अंडर रूट ऑफ ई आर क्या है पता है? ई आर को कैसे लिख सकते पता है? ई आर को कैसे लिख सकते पता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस EL को कैसे लिख सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस। EC को कैसे लिख सकते हैं? करंट इंटू रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, चेक करो, मजेदार है, एकदम मजेदार है। ई नॉट अंडर रूट, यहां पे हाउ कैन यू राइट ER? ER करंट इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर, EC करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर। कितने लोगों को ये समझ में आया? क्या आपको पता चला कि इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL होता है? क्या आपको समझ में आया कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC होता है? कितने लोगों के दिमाग में बात एंटर हो रही है? क्या आपको पता है? डन डनाडन, सेकेंड स्टेप इज क्लियर, सेकेंड स्टेप इज क्लियर। यस, बट वन गलती, वन गलती, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, आई नॉट, क्योंकि बाहर ई नॉट है, तो ई नॉट है तो करंट आई नॉट होना चाहिए। क्लियर 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 क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब मैं क्या कर रहा हूं, ई नॉट बराबर, मैं यहां से आई नॉट को बाहर निकाल रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। यहां से भी मैं आई नॉट को बाहर निकाल रहा हूं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। ई नॉट बाय आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। ई नॉट बाय आई नॉट अंडर रूट ऑफ, दोनों फॉर्मूले में कोई फर्क नजर आ रहा होगा तो आपका दिमाग चल जाएगा, खाली यहां पे एक्सएल पहले आ रहा है, वहां पे एक्सी पहले आ रहा है, एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। आप जानते हैं क्या
आप जानते हैं कि ई नॉट बाय आई नॉट को मैं क्या लिखने जा रहा हूं? ई नॉट बाय आई नॉट को मैं लिखने जा रहा हूं जेड, यानी कि इंपीडेंस। मैंने पहले ही इसके बारे में आपसे बात की। ये भी हो गया इंपीडेंस। कोई जानता है इंपीडेंस क्या है? इंपीडेंस का मतलब तीनों मिलके करंट की कितनी वाट लगाते हैं, तीनों मिलके करंट को कितना अपोज करते हैं, ये है इंपीडेंस। दो फॉर्मूले क्यों आ रहे हैं? क्यों दो फॉर्मूले आ रहे हैं? दो फॉर्मूले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दो फेजर डायग्राम बनाए गए। दो फेजर डायग्राम क्यों बनाए गए? क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ईएल की वैल्यू बड़ी है कि ईसी की वैल्यू बड़ी है, उसके हिसाब से हम इंपीडेंस का फॉर्मूला पेश किया जाएगा। बोलो बोलो बोलो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? चेक करो, लगे तो थोड़ा आपके लिए जूम आउट कर देता हूं, देख लो बाबा अच्छे से। ये लो, एक ही स्क्रीन पे सब कुछ है। चेक कर लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। लगे तो मैं ऊपर से लेके आता हूँ स्क्रीन, पूरा ऊपर से स्क्रीन अपन लेके आते हैं, जहां से अपना कहानी चालू हुआ था वहां से स्क्रीन लेके आते हैं। थोड़ा जूम इन करते हैं, इतना जूम इन ठीक है। ठीक है सर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर भी ओम्स लॉ फॉलो करेंगे। यस, सब लोग ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ इज यूनिवर्सल। यहां से कहानी की शुरुआत हो रही है। मैंने इंपीडेंस का जिक्र पहले ही किया। पता है कि आधे लोग क्या सोचते हैं? आधे लोग सोचते हैं आर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी बराबर इंपीडेंस। सर अरे बाबा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तीनों को डायरेक्टली ऐड करके इंपीडेंस कैसे मिल जाएगा? सर आपने तो कहा था कि तीनों मिलके कितनी करंट की वाट लगाते हैं। तो ये रजिस्टर ने वाट लगाई, ये इंडक्टर ने वाट लगाई, ये कैपेसिटर ने वाट लगाई सर, तो तीनों को ऐड कर दिया, टोटल वाट मिल गया सर अपने को। टोटल वाट मतलब वो पावर वाला वाट नहीं, लगाने वाला वाट, है ना? मिल गया ना सर? अरे बाबा, जब वोल्टेज और करंट के संबंध अलग अलग होंगे तो तुम किसी को भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए तो इतना झमेला चल रहा है। अगर ये नहीं होता, दोनों के बीच में फेज अलग अलग नहीं होता, तो बेटा झमेला ही नहीं होता। इसीलिए तो फेजर बनाया। पर फेजर बनाया तो ई नॉट निकालने के लिए हमें पता चला तीन वेक्टर को कैसा सॉल्व करते सिखाया नहीं गया कभी जिंदगी में। तो फिर हमने सीखा कि दो वेक्टर को कैसे सॉल्व करते, वो तो बता दो। ठीक है, वो बता दिया भाई, ये लो दो वेक्टर को ऐसे सॉल्व करते। अच्छा, तो दो वेक्टर को अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो क्यों ना हम हमारे डायग्राम को दो वेक्टर का बना दे। बनाओ, कैसे बनाओगे? फिर हमने हमारे डायग्राम को दो वेक्टर का बनाने गए तो हमें पता चला अरे बाप रे, वापस दो केसेस बन रहे। हो सकता है कि ईएल इसी से बड़ा है, हो सकता है इसी ईएल से बड़ा है, तो फिर वापस दो केसेस बनाए, दो केसेस का वापस फेजर डायग्राम बनाया और फिर दोनों को साथ में निपटा डाला। चेक कर सकते हैं आप। एक बार अगर प्यार से देखोगे ना, इतना टफ नहीं है। पर अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स नहीं याद रखेंगे, रेगुलरली लेक्चर्स रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको लगेगा आइला एसी तो मैं छोड़ रहा हूं। ऐसा छोड़ने लायक चैप्टर ही नहीं है, स्कोर करने लायक चैप्टर है। क्या है? जेड। तीनों मिलके जो करंट को रोकने की कोशिश करेंगे, ऑपोजिशन देंगे, वो जेड है। जेड का लेफ्ट वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? ऊपर केस 1 में कंडीशन लिखी है। राइट वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब ऊपर कंडीशन लिखी हुई है। अगर इक्वल हुए तो जेड आर के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों वोल्टेज एक दूसरे के इक्वल हुए तो दोनों रेजिस्टेंस यानी कि एक्सएल और एक्सी भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और अगर एक्सएल और एक्सी भी दोनों के इक्वल हो गए तो जेड बराबर आर आ जाएगा। वो तो कॉमन सेंस है।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं कि आपको और घूरना है इसको? डन डना डन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है क्या फाई कैसे निकालते? फाई 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 ऊपर ही जाके दिखाता हूं, यहीं पे बाजू में लिख देता हूं। किसी ने बताया यहां से ये वाली चीज से ये फाई निकालने का तरीका कभी सुना है? फाई जानते हो? आर वाई माइनस आर वाई बाय आर एक्स। कहां सर? 11वीं क्लास सर, कहां? तब हम कितने छोटे थे सर। 10 करोड़ साल पहले की बात अगर आप अभी पूछोगे हमको, कहां से याद आएगी सर? हाँ बराबर ना, कहां से याद आएगी, है ना? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम के टॉपिक में ये पढ़ा था, बिल्कुल सही। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों केसेस के लिए फाई लिखना चाहता हूं। मैं दोनों केसेस के लिए फाई लिखना चाहता हूं। एक्चुअली फाई फॉर्मूला नहीं है, tan फाई फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज नॉट जस्ट फाई, इट्स tan फाई। tan फाई आर वाई बाय आर एक्स बराबर, ठीक है? तो भाई अगर मैं पहले वाले किस्से के लिए tan फाई लिखूं तो कैसे लिखूंगा? tan फाई ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? अरे बाबा वाई एक्सिस में कौन है? ऊपर जाओ, कौन है वाई एक्सिस में? ई एल माइनस ई सी। एक्स एक्सिस में कौन है? ई आर। बराबर लिखा ना, ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। अगर यहां से तुम्हें फाई निकालना है तो tan इनवर्स ई एल माइनस ई सी अपॉन ई आर। सर दूसरे वाले का क्या होगा? वही होगा tan फाई बराबर कौन था भाई वाई एक्सिस में? EC माइनस ई एल सर, EC माइनस ई एल अपॉन ई आर। तो फाई क्या होगा? tan इनवर्स EC माइनस ई एल अपॉन ई आर। हाजिर है आपके रिजल्टेंट फेज का भी फॉर्मूला, चेक कर लीजिए। अभिषेक जाने दो, टेंशन मत लो। tan फाई क्यों निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, 11वीं क्लास अभी पढ़ना शुरू करेंगे। पहले से ये चीजें गले के नीचे नहीं उतर रही है। अगर मैं और चीजें वेक्टर वेक्टर समझाने बैठ जाऊंगा तो फिर तुम और कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए जाने दो। tan फाई क्या होता है, रिजल्टेंट फेज निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, बस इतना दिमाग में रखो फिलहाल के लिए। और हम सीखने जाएंगे ना ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो फिर मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स 11th स्टैंडर्ड का यूट्यूब पे डाला है, जो 11th स्टैंडर्ड को अभी पढ़ा रहा था मैं, उसको डाला है, वहां जाके देख लो अगर तुमको वो ब्रशअप करना है तो। पर अगर फिलहाल चीजें समझनी है तो भाई ये बेस्ट है, हा या ना हो जाए। चेक कर लो, हा या ना हो जाए। कमान कमान। डन डना डन। क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? शीट आएगी तो देखना, वरना आज के आज नहीं देखा तो बेटा भूल जाओ, कभी जिंदगी में समझेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ रहे हैं, कि आज के लिए इतना ही रख ले। आज के लिए मेरे को लगता है हैवी हो गया। ठीक है आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत तगड़ा हो गया आज के लिए। ठीक है, आराम से पहले इस चीज को देख लो, तुम्हारे पास अभी शीट आ जाएगी। ठीक है आराम से देखो। ठीक है, और सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है चैप्टर में, आज भी खत्म कर सकता हूँ। सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है अपने, एक एलसी ऑसिलेशन बाकी है, एक रेजोनेंस बाकी है। आधे घंटे में वो टॉपिक और पढ़ा के मैं खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, पर मैं वापस कहता हूं, टेक योर टाइम, डोंट रन, डोंट रन। ठीक है, आराम से देखो, आज के आज इस इंपिडेंस वाली चीज को क्लियर कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में चैप्टर पढ़ा के खत्म हो जाएगा, शायद न्यूमेरिकल्स के साथ ये चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है,
डालेंगे डालेंगे फ्लूइड्स डालेंगे फ्लूइड्स भी डालेंगे, सब करेंगे। ठीक है, चलो बाय।